होम्योस्टेसिस, इस चैप्टर में जो चीज़ें आप लोग कवर अप करोगे उनमें पहली चीज़ ये होगी बेटा, होम्योस्टेसिस होती क्या है। होम्योस्टेसिस क्या प्लांट्स के अंदर प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ प्लांट्स में होता है या फिर एनिमल्स में होता है, ठीक है। अगर ये प्लांट्स के अंदर होता है तो प्लांट्स के लिए ज़रूरी होता है या फिर नहीं होता। दूसरी बात, एनिमल्स के लिए ज़रूरी होगा या फिर नहीं होगा। उसके बाद बेटा आप यहाँ पर बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर किडनीज के बारे में, किडनी के फंक्शनल यूनिट के बारे में। उसके बाद बेटा डायलिसिस के बारे में बात करेंगे, पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है, हीमोडायलिसिस क्या है, किडनी स्टोन्स क्या होती हैं, ठीक है। इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टेसिस में डिस्कस करेंगे। ये आपका थ्योरेटिकली टॉप चैप्टर के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल चैप्टर भी है और बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कॉन्सेप्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, पहली टर्म हम देखते हैं होम्योस्टेसिस। चैप्टर के नेम को समझने की कोशिश करते हैं। बेटा जो लफ्ज़ होम्योस्टेसिस है ये असल में दो ग्रीक लफ्ज़ों से निकला है। उनमें से जो पहला ग्रीक लफ्ज़ है दैट्स नेम इज अ होमियो। पहला ग्रीक वर्ड कौन सा है? होमियो। और दूसरा जो लफ्ज़ है वो है स्टेसिस। दूसरा लफ्ज़ कौन सा है? स्टेसिस। अब दो लफ्ज़ आ गए, होमियो एंड स्टेसिस। जो लफ्ज़ बेटा होमियो होता है ना, होमियो का मतलब होता है सेम। होमियो मीन सेम एंड स्टेसिस मीन होता है स्टेट और कंडीशन। स्टेट और कंडीशन। अब बेटा यहाँ पर किस चीज़ की स्टेट और कंडीशन की बात की जा रही है? तो यहाँ पर बेटा बात असल में की जा रही है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने बॉडी की जो इंटरनल स्टेट होंगी या इंटरनल जो कंडीशन होंगी उसको क्या रखेंगे? सेम रखेंगे, उसमें चेंजेस नहीं आने देंगे। अलबत्ता बाहर वाले इन्वायरमेंट में जो मर्जी चेंजेस आ सकते। मैं 9th क्लास जहाँ से आपने बेटा स्किप किया वहीं से हम इसको स्टार्ट करते हैं। 9th क्लास में एग्जाम वाले चैप्टर में बेटा वहाँ पे लिखा गया है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, राइट। अब होता इस तरह से है बेटा, गर्मियों में जो टेम्परेचर होता है इन्वायरमेंट का वो समटाइम आपको पता है 40, 48, 50 के करीब में चला जाता है। अब टेम्परेचर में चेंजेस आने के बावजूद आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना रह रहा है? 37। वो चेंज नहीं हो रहा है। सर्दियों में बाहर का जो टेम्परेचर है बेटा वो बहुत कम हो जाता है, 20 डिग्री सेल्सियस पे आता है, लेकिन उस वक्त भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितने? 37। जो ह्यूमंस हैं वो इस इन्वायरमेंट में भी रहते हैं। जो ह्यूमंस हैं बेटा वो ठंडे इलाकों में भी रहते हैं, कूलर रीजन्स में भी रहते हैं, लेकिन वहाँ पर भी उनकी बॉडी का टेम्परेचर 37 है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी 37 है। तो इसका मतलब ये है कि बाहर वाले इन्वायरमेंट में जो मर्जी होता रहे, लेकिन बॉडी की जो इंटरनल कंडीशंस होंगी वो क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। हम उसको क्या नाम दे देंगे? होम्योस्टेसिस का नाम दे देंगे। सो व्हाट इज होम्योस्टेसिस? हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी कंडीशंस। आपने बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को क्या करना है? मेंटेन करना है। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी कंडीशंस फ्रॉम हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रही हैं उस चेंजेस के बावजूद बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करने को क्या नाम दे देंगे? इज नोन एज, आप उसको क्या नाम दे देंगे? होम्योस्टेसिस का नाम दे देंगे। अब बेटा जो होम्योस्टेसिस है ना, होम्योस्टेसिस जरूरी नहीं है कि आपके सिर्फ बॉडी का टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। यहाँ पर लफ्ज़ टेम्परेचर की नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है इंटरनल कंडीशंस की। बात किसकी की जा रही है? इंटरनल कंडीशंस की बात हो रही है। अब बॉडी की इंटरनल कंडीशंस कौन कौन सी हो सकती हैं बेटा? फॉर एग्जांपल जब हम फास्ट वगैरह करते हैं, फास्ट रोज़ा रखते हैं, तो उस वक्त बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करना ज़रूरी नहीं होता है। अलबत्ता अगर हम उस वक्त बेटा वाटर की बात करते हैं तो बॉडी के अंदर वाटर की कंडीशंस को मेंटेन करना ज़रूरी होता है। इसी तरह से बेटा जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर, मेटाबॉलिज्म्स हो रहे हैं, तो मेटाबॉलिज्म्स के दौरान वेस्ट मटेरियल्स बनते हैं। और अब उन वेस्ट मटेरियल्स अगर वो बॉडी के अंदर रह जाते हैं तो वो वेस्ट मटेरियल भी बॉडी के अंदर डिस्टर्बेंस काज कर देंगे। इज दैट क्लियर? तो बॉडी की अगर आप इंटरनल कंडीशंस मेंटेन रखना चाहते हैं तो बॉडी के अंदर वाटर को मेंटेन रखना पड़ेगा।
अगर आप बॉडी की इंटरनल कंडीशन को मेंटेन रखना चाहते हैं, इसका मतलब बॉडी अगर होम्योस्टेसिस मेंटेन रखना चाह रही है तो इसका मतलब ये है कि वो बॉडी क्या करेगी, वेस्ट मटेरियल्स को भी रिमूव करेगी। बॉडी के जो वेस्ट मटेरियल्स होंगे वो भी रिमूव हो जाएंगे। बॉडी अपने अंदर क्या करेगी, वाटर और साल्ट को मेंटेन भी करेगी। इसी तरह से बेटा वो टेम्परेचर को मेंटेन भी रखेगी। अब बताने का मकसद ये है आपको कि जो होम्योस्टेसिस होती है, अगर होम्योस्टेसिस की बेटा सम टाइम क्या होता है कि कहा जाता है कि होम्योस्टेसिस की एग्जांपल लिखें या हेडिंग आ जाती है कि होम्योस्टेसिस के टाइप्स बताएं। बेटा अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि होम्योस्टेसिस की टाइप्स कितनी है, या आपको कहा जाता है, दूसरी वो टाइप्स का जिक्र नहीं करते, वो आपको कह देते हैं कि बताइए कि होम्योस्टेसिस की एग्जांपल्स कितनी है, तो इन दोनों का मतलब एक ही हो सकता है। आपने कहना है कि जो होम्योस्टेसिस होता है, होम्योस्टेसिस की 3 टाइप्स होती हैं या 3 एग्जांपल्स हैं। अब वो 3 टाइप्स या एग्जांपल्स कौन सी हैं, उनमें पहली एक आ जाएगी आपके पास, उसका नेम होगा ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन। दूसरी जो टाइप होती है बेटा उसका नाम होता है थर्मो रेगुलेशन। इट्स मीन इज थर्मो रेगुलेशन। और तीसरी जो टाइप या एग्जांपल है होम्योस्टेसिस की, वो बेटा हमारे पास होती है एक्सक्रीशन। दैट्स नेम इज एक्सक्रीशन। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अराइज होंगे जो कि मोस्टली तौर पर ज़हन में आ सकते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि बेटा ओस्मो रेगुलेशन होता क्या है। देखिए सिर्फ और सिर्फ आपने जो टाइटल्स होते हैं ना उनको समझना होगा। डेफिनेशंस को तैयार करने के लिए उनका टाइटल्स को समझने की ज़रूरत होती है। जैसा कि ऊपर होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन हमने सिर्फ उसका टाइटल के 2 वर्ड से बनाई है, इसी तरह से यहाँ पर भी 2 लफ्ज़ आ गए हैं बेटा। जो पहला लफ्ज़ है आपके पास वो कौन सा है, ओस्मो, और दूसरा लफ्ज़ कौन सा आ गया, रेगुलेशन। अब रेगुलेशन तो आपको पता होना चाहिए, रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, रेगुलेट करना यानी कि मेंटेन करना। रेगुलेट का मतलब क्या करना है, मेंटेन करना। लेकिन अगर बेटा ओस्मो की बात करते हैं, जो ओस्मो लफ्ज़ है ये निकला है ओस्मोलैरिटी से। ये किस चीज़ से निकला है, ओस्मोलैरिटी से। अब ये जो ओस्मोलैरिटी लफ्ज़ होता है ये रिलेटेड होता है बेटा सल्यूट और सॉल्वेंट से। ओस्मोलैरिटी जो लफ्ज़ है बेटा ये रिलेटेड होता है ओस्मोसिस से, और ओस्मोसिस के कॉन्सेप्ट में आपने टॉनिसिटी पढ़ा था, और वहाँ पर हम बात करते हैं सॉल्वेंट एंड सल्यूट कंसेंट्रेशन की। तो इसका मतलब है बेटा कि ओस्मो रेगुलेशन में हम बॉडी के अंदर किस चीज़ को मेंटेन करने वाले हैं, सॉल्वेंट और सल्यूट को मेंटेन करने वाले हैं। अब हमेशा बात होती है तो मैं आपको कहता हूँ कि सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, वाटर। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, वाटर। और सल्यूट का मतलब क्या होगा बेटा, साल्ट्स एंड आयंस। साल्ट्स एंड आयंस। अब ये चीज़ें आपके सामने आ गई, सारी की सारी 2 लफ्ज़ों से निकाली हैं, ओस्मो और रेगुलेशन से। अब आप डिफाइन कर सकते हो इसकी, कैसे डिफाइन करेंगे, ओस्मो रेगुलेशन इज मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड salt balance, water and salt balance in living organism, in body of living organism। उसको बेटा क्या नाम दे देंगे, उसको आप नाम दे देंगे ओस्मो रेगुलेशन। अब ये मेंटेन कैसे होता है, फॉर एग्जांपल आपने शायद ऑब्जर्व किया या नहीं कि बेटा जब क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर वाटर ज़्यादा होता है, वाटर के ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि जो वाटर है वो बॉडी से रिमूव होता जाता है। लेकिन सम टाइम जब बेटा आप फास्ट की कंडीशन में होते हैं, रोज़ा रख लेते हैं, उस वक्त बॉडी के अंदर पानी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और जब पानी कम होता है उस वक्त क्या स्वेटिंग होती है, नहीं होती बेटा। जब बॉडी के अंदर पानी कम हो जाए उस वक्त स्वेटिंग कभी भी नहीं होती। इज दैट क्लियर? तो अब वहाँ पर उस वक्त स्वेटिंग नहीं हो रही क्योंकि उस वक्त बॉडी में पानी क्या है, कम है। लेकिन जब बॉडी में पानी ज़्यादा है तो बॉडी से पानी क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। यानी कि बॉडी वाटर को मेंटेन करने की कोशिश कर रही है या नहीं। यानी कि अगर ज़्यादा होता है पानी तो उसको कम करने की कोशिश करती है, और अगर पानी कम है तो उसको बचाने की कोशिश में है, यानी कि ज़्यादा कहीं रिमूव ही ना हो जाए। तो दैट्स इसको आप क्या नाम दे देंगे, ओस्मो रेगुलेशन का नाम दे देंगे। अब बेटा दूसरी बात, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में बेटा यहाँ पर जो सल्यूट होता है, सल्यूट का एक और कंसेप्ट लिया जाता है बेटा ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज
यानी कि जब हम अपनी बॉडी के अंदर वाटर को, साल्ट को, आयंस को और ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं, उसको आप क्या नाम दे देंगे? ऑस्मो रेगुलेशन का नाम दे देंगे। बेटा अगर हम यहाँ पर बात कर लें ना ऑस्मो रेगुलेशन की, तो एक बुक के अंदर एक एमसीक्यूज मौजूद है, वहाँ पर लिखा गया कि हाँ आप जितनी ज़्यादा मर्दी खुराक खा लें, यानी कि समटाइम हमारा एक नेचुरल सा बिहेवियर है कि जब आप लोग घरों में खाना खाते हो तो कम खाते हो, लेकिन जैसे ही आप गेस्ट वगैरह बन के जाते हो या किसी ब्याह शादी में जाते हो तो वहाँ पर क्या करते हो? ज़्यादा ही खाते हो ना, प्लेट्स भरते हो कि नहीं? वहाँ पर बेटा प्लेट्स भर लेते हो, साथ में कोल्ड ड्रिंक रखते हो, जैसा कि लास्ट टाइम हमने फार्मूला डिस्कस किया था ज़्यादा खाने का तरीका। थोड़ा सा खा लो, उसके बाद आप पेप्सिन एंजाइम के लिए कोल्ड ड्रिंक पी लो, फिर अगेन खाना शुरू कर दो। तो वहाँ पर हम ज़्यादा खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ बड़ा याद रखनी पड़ेगी, बेशक आपने कम खाया है या ज़्यादा खाया है, लेकिन आपके ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल रहेगा वो कितना रहेगा? 1 ग्राम पर लीटर। 1 ग्राम पर लीटर, यानी कि आपके ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो इतना ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होने वाला। अलबत्ता आप खाना ज़्यादा खाओ या फिर कम खाओ, इसका मतलब है हमारी बॉडी ने ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन किया है कि नहीं किया? मेंटेन किया, तो हम उसको क्या नाम दे देंगे? ऑस्मो रेगुलेशन का नाम दे देंगे। अब नेक्स्ट बेटा आपके पास टर्म आ गया, दैट इज द थर्मो रेगुलेशन। यहाँ पर भी दो लफ्ज हैं, कौन कौन से? पहला लफ्ज आ गया आपके पास थर्म, और दूसरा क्या आ गया? रेगुलेशन। अब रेगुलेशन तो मैं बताऊंगा नहीं आपको, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? मेंटेनेंस। लेकिन ना यहाँ पर जो लफ्ज थर्म है, थर्म का मतलब क्या होता है? हीट, यानी कि थर्म इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। थर्म इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। जब बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने की बात की जाती है तो बेटा हम उसको किस में लिख देंगे? थर्मो रेगुलेशन के अंदर, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर इज नोन एज, उसको क्या नाम दे देंगे? थर्मो रेगुलेशन। अब बेटा कोई एग्जांपल बताइए जरा इसकी। आपके सामने है एग्जांपल। ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज 37। तो ये आपका थर्मो रेगुलेशन ही है ना। आपको पता है बेटा ऑप्टिमम, ये थर्मो रेगुलेशन इंपॉर्टेंट क्यों होता है? जी, एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए। अगर आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर जो 37 डिग्री सेल्सियस है, अगर ये डिस्प्लेस हो जाता है तो इसके डिस्प्लेस होने की वजह से ये सीधे के सीधे जाके बेटा आपके एंजाइम्स का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होगा उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। एंजाइम्स के ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को क्या कर देंगे? डिस्ट्रॉय कर देंगे। जब एंजाइम्स का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसके नतीजे में वो एंजाइम जो कि केमिकल रिएक्शंस करवा रहा था वो केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। और अगर केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो गए तो बेटा जो ऑर्गेनिज्म है उसकी भी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। आपने कभी ऑब्जर्व किया बेटा, जब बुखार ज़्यादा होता है उस वक्त कहा जाता है कि उसको ठंडी पट्टियाँ करो। उसकी जो वजह होती है वो यही होती है कि सर वाली साइड से ठंडियाँ पट्टी की जाती है, क्योंकि बेटा अगर टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस का मतलब 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, इतना टेम्परेचर है। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनिजम्स का जो टेम्परेचर है वो 104 फ़ारेनहाइट पे चला जाता है, जो कि थर्मोमीटर में फ़ारेनहाइट में होता है टेम्परेचर, अगर उसका टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट पे चला जाता है तो उस वक्त कोशिश करनी चाहिए कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर को कम से कम करो, खास तौर पर उसके ब्रेन वाली साइड से, क्योंकि पूरी बॉडी को कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्रेन। अगर ब्रेन के एंजाइम्स डीनेचर हो गए, अगर ब्रेन के एंजाइम्स का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया तो ब्रेन जो होगा वो काम करना छोड़ देगा, और अगर ब्रेन ने ऑर्डर्स देना खत्म कर दिया तो आपकी जो बॉडी है वो भी ऑलमोस्ट डेड हो जाएगी। तो इसी वजह से कहा जाता है कि जब बुखार ज़्यादा हो तो उस वक्त क्या करना चाहिए? आपको ठंडी पट्टी करनी चाहिए। पहली बात तो ब्रेन वाली साइड से करें, सर वाली साइड से करें, और उसके बाद पूरी बॉडी की तरफ आप करते जाएं ताकि उसकी टेम्परेचर कम से कम हो जाए। इज दैट क्लियर? और टेम्परेचर के ज़्यादा होने की जो वजह है वो भी बॉडी के अंदर ही रीज़न है उसकी, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है। अब तीसरा बेटा जो एग्जाम्पल है दैट इज द एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है?
एक्सक्रीशन लफ्ज निकला है एक्सक्रीट से, और एक्सक्रीट का मतलब होता है रिमूव करना। अब देखें बेटा, हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म्स हो रहे हैं, ऑफ कोर्स हो रहे हैं। अब उस मेटाबॉलिज्म्स का कोई ना कोई वेस्ट प्रोडक्ट तो बनता ही है। मेटाबॉलिज्म का वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं? बनेगा। अब अगर बेटा वो वेस्ट प्रोडक्ट हम बॉडी से रिमूव नहीं करते तो वो बहुत खतरनाक हो जाएगा काम, क्योंकि अगर वेस्ट मटेरियल बेटा बॉडी के अंदर जमा होते रहेंगे तो वेस्ट मटेरियल्स के बॉडी के अंदर जमा होने की वजह से बॉडी के जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है, बॉडी नॉर्मल मेटाबॉलिज्म्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर जमा हो जाते हैं उससे बॉडी के नॉर्मल मेटाबॉलिज्म्स क्या हो जाएंगे? डिस्टर्ब्ड हो जाएंगे। और अगर बॉडी के नॉर्मल मेटाबॉलिज्म्स डिस्टर्ब्ड हो गए या अपने उस तरह से काम नहीं कर पाए जिस तरह से उनको करना चाहिए, वो सबसे खतरनाक कंडीशन होगी। अब सपोज दैट मैं समझाता हूँ बेटा, एक सेल है हमारे पास, हमने पढ़ा था कि सेल के अंदर, सेल को अगर एनर्जी चाहिए तो उसके अंदर प्रोसेस हो रहा है सेलुलर रेस्पिरेशन का, राइट? अब सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। फर्ज करें अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर निकलने के बजाय सेल के अंदर ही जमा होना शुरू हो जाए, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाएगा। उस वक्त ऑक्सीजन सेल के अंदर नहीं आ पाएगी, देन ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। प्रोसेस स्टॉप हो गया, सेल को एनर्जी मिलेगी? नहीं मिलेगी, सेल की डेथ हो जाएगी। इसी तरह से सेल की डेथ होगी तो देन टिश्यूज की भी डेथ हो सकती है, ऑर्गन्स की डेथ हो सकती है, इंडिविजुअल की भी डेथ हो सकती है। तो इसी वजह से जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको बॉडी से रिमूव करना जरूरी होता है, और वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव करने के प्रोसेस को क्या नाम दे देंगे? एक्सक्रीशन। तो बेटा इसका डेफिनेशन होती है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी। उसको आप क्या नाम दे देंगे? उसको बेटा आप नाम दे देंगे एक्सक्रीशन का। और बेटा एक और चीज़ याद रखनी है, देखें हमने यहाँ पे बात की है नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल्स की। क्या सिर्फ नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल का बॉडी से रिमूव होना है एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का भी? क्या लगता है आपको? अगर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिमूव हो रही है, क्या हम उसको एक्सक्रीशन में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? या सिर्फ एक्सक्रीशन के अंदर आप सिर्फ नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल के रिमूवल को इंक्लूड करते हैं? सिर्फ नाइट्रोजीनियस वेस्ट को? बड़ा ऐसी बात नहीं है। एक्सक्रीशन के अंदर आप नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल के रिमूवल के साथ साथ बाकी जितनी भी वेस्ट चीज़ें होती हैं उनका बॉडी से रिमूव होने को आप क्या नाम देते हैं? एक्सक्रीशन का नाम दे देंगे। नो डाउट बेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिमूव होती है वो गैसियस एक्सचेंज के प्रोसेस में हो जाती है। वो किस प्रोसेस में होती है? गैसियस एक्सचेंज के प्रोसेस में। लेकिन फिर भी अगर नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल के अलावा कोई और मटेरियल भी है जो बॉडी से रिमूव हो रहा है, आप उसको भी किसके अंदर इन्वॉल्व कर देंगे? एक्सक्रीशन के अंदर इन्वॉल्व कर देंगे। इज दैट क्लियर? और बेटा यहाँ से एक और एमसीक्यू बन सकता है कि होम्योस्टेसिस, अगर आपको होम्योस्टेसिस मेंटेन रखना है तो ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करना पड़ेगा, थर्मो रेगुलेशन को मेंटेन करना पड़ेगा और एक्सक्रीशन को मेंटेन करना पड़ेगा। इन तीनों चीज़ों को मेंटेन करेंगे तो ही बॉडी के इंटरनल कंडीशंस काम करेंगे, अदरवाइज काम नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर थर्मो रेगुलेशन मेंटेन नहीं है आपकी बॉडी का, अगर बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं है तो एंजाइम काम नहीं करेंगे। एंजाइम्स काम नहीं करेंगे तो बेटा मेटाबॉलिज्म्स रुक जाएंगे। मेटाबॉलिज्म्स रुक जाएंगे तो बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल भी डिस्प्लेस हो जाएगा। यानी कि सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, जो कि क्या बना रही हैं आपकी बॉडी को होम्योस्टेट करती हैं, बॉडी के इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। बेटा एमसीक्यूज ये बनता है कि इन सभी प्रोसेस में से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके लिए वाटर की ज़रूरत होती है? तो आपने कहना है एक्सक्रीशन एक वाहद प्रोसेस होगा जिसके लिए वाटर क्या होता है? रिक्वायर्ड होता है। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर, किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? एक्सक्रीशन के लिए ये जरूरी होता है। यहाँ तक बेटा आपको बात समझ में आ गई? अब बेटा ये तो बात होगी एनिमल्स की कि हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स रिमूव हो जाती हैं, लेकिन जब आप प्लांट्स की बात करते हैं तो बेटा प्लांट्स की बॉडी से वेस्ट मटेरियल तो रिमूव नहीं होते, तो वो कैसे करते हैं? बेटा प्लांट क्या करते हैं, प्लांट अपनी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं ना उनको स्टोर कर देते हैं। वेस्ट मटेरियल को वो स्टोर कर लेंगे अपने लीव्स के अंदर, और जब खुजा का मौसम आता है तो उस वक्त वो अपने लीव्स शेड कर देते हैं। तो वो जो लीव्स शेडिंग का प्रोसेस होता है उस वक्त वो असल में क्या रिमूव कर रहे होते हैं?
वो अपने वेस्ट मटेरियल्स को निकाल रहे होते हैं। तो प्लांट्स के अंदर भी वेस्ट मटेरियल्स रिमूव होते हैं, लेकिन वो एक खास सीजन के अंदर खास प्रोसेस के जरिए से होते हैं। इज दैट क्लियर? ओके बेटा, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो पूछ लो अभी।